आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1991 की उस खौफनाक और बेहद बारीकी से रची गई साजिश की, जिसने भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान ले ली। ये एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था के मायनों पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शुरुआत में ही एक बड़ा सवाल सामने आता है जिसने उस वक्त पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आखिर कैसे एक सुसाइड बॉम्बर पुलिस और सुरक्षा बलों के इतने भारी घेरे को आसानी से पार कर गई? ये कोई मामूली सुरक्षा चूक नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का आखिरी और सबसे घातक हिस्सा था। चलिए 21 मई की उस रात से शुरू करते हैं, कुछ बेहद तनावपूर्ण घंटे जो इस भयानक त्रासदी का कारण बने। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो उल्टी गिनती शाम 4 बजे से ही शुरू हो गई थी। श्रीलंका स्थित भारतीय दूतावास में एक अनजान कॉल आती है और पूछा जाता है कि क्या राजीव गांधी अभी भी जिंदा है, लेकिन इसे एक फर्जी कॉल समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर शाम 6 बजे विशाखापट्टनम में उनकी फ्लाइट के कम्युनिकेशन डिवाइस में खराबी आ जाती है। एक ऐसी देरी जिसने शायद पूरे इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। राजीव गांधी को विमानों और ड्राइविंग का बहुत शौक था। वो 1970 से ही एक ट्रेंड कमर्शियल पायलट रहे थे। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका विमान ठीक हो गया है, वो खुद अपनी कार इतनी तेज रफ्तार से चलाते हुए एयरपोर्ट पहुंचे कि उनकी अपनी सुरक्षा टीम भी पीछे छूट गई थी। इस हत्या के पीछे के असली मकसद को समझने के लिए हमें पड़ोसी देश श्रीलंका में दशकों से चले आ रहे जातीय संघर्ष को समझना होगा। श्रीलंका के इस गृह युद्ध के मूल में एक साफ जनसांख्यिकीय विभाजन था। एक तरफ थे सिंघली बौद्ध जो बहुसंख्यक थे, यानी करीब 70%, और दूसरी तरफ लगभग 23% तमिल हिंदू अल्पसंख्यक जो समाज में काफी हाशिए पर थे। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर लेना जरूरी है। भारतीय तमिल और मूल श्रीलंकाई तमिल ये दोनों अलग थे। भारतीय तमिलों को ब्रिटिश काल में तमिलनाडु से वहां खेतों में काम करने के लिए लाया गया था, जबकि श्रीलंकाई तमिल वहां के मूल निवासी थे। पर सच तो यह है कि दोनों ही समूह को वहां वर्चस्व की इस लड़ाई में भारी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। आज़ादी के बाद वहां हुआ ये कि सिंघली बहुल सरकार ने तमिल आबादी को किनारे करने के लिए कई नीतियां लागू कर दी। तमिलों के वोटिंग अधिकार छीन लिए गए, अंग्रेजी की जगह सिंहला को ऑफिशियल भाषा बना दिया गया और 1972 में बौद्ध धर्म को प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया गया। इन सब कदमों ने श्रीलंका के तमिल इलाकों में एक बड़े विद्रोह की आग भड़का दी और इसी भेदभाव और अत्याचार ने जन्म दिया लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को। वेलुपिल्लई प्रभाकरन के नेतृत्व में ये एक बेहद खतरनाक उग्रवादी समूह बन गया, जिसका एक ही मकसद था श्रीलंकाई सरकार से आर पार की लड़ाई लड़कर एक स्वतंत्र तमिल ईलम यानी अलग तमिल राज्य बनाना। हालात तब और ज्यादा गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय हो गए जब भारत सरकार ने शांति बहाल करने के लिए इस संघर्ष में सीधे दखल देने का फैसला किया। श्रीलंकाई सरकार ने जब तमिल क्षेत्रों में नाकेबंदी कर दी तो उसके खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करते हुए भारत ने ऑपरेशन पुमलाई को अंजाम दिया। 4 मिराज फाइटर जेट्स की सुरक्षा के बीच उत्तरी श्रीलंका के ऊपर 25 टन खाना और दवाइयां गिराई गईं। ये एकदम साफ संदेश था कि भारत स्थिति पर चुप नहीं बैठने वाला। इसके बाद 1987 में एक शांति समझौता हुआ जिसका मकसद था लिट्टे से हथियार डलवाना। लेकिन तभी कोलंबो में अचानक हिंसक दंगे भड़क उठे। ऐसे में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समझौते के सिर्फ 6 घंटे के भीतर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसे हम IPKF कहते हैं, उसे तेजी से श्रीलंका में तैनात कर दिया गया। और यहीं से एक बेहद दुखद विडंबना पैदा हुई। लिट्टे ने पूरी तरह से हथियार नहीं डाले और IPKF के साथ उनके रिश्ते बुरी तरह बिगड़ गए। नतीजा ये हुआ कि भारतीय सैनिक अब अनिवार्य रूप से उन तमिल उग्रवादियों के खिलाफ एक खूनी युद्ध लड़ रहे थे जिनकी जड़ें कहीं न कहीं भारत से ही जुड़ी थीं। इसकी मानवीय कीमत बहुत विनाशकारी रही। मार्च 1990 में जब IPKF को वापस बुलाने का फैसला लिया गया, तब तक 1248 भारतीय जवान अपनी जान गंवा चुके थे। अब यहाँ से ये कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है, जहाँ एक राजनीतिक बयान कैसे किसी का मौत का फरमान बन सकता है, ये सामने आता है। हुआ कुछ यूं कि चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी कि अगर वो सत्ता में वापस आते हैं तो वो IPKF को दोबारा श्रीलंका भेजेंगे। इस बात ने लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन को आग बबूला कर दिया।
उसने ठान लिया कि उन्हें सत्ता में आने से हर हाल में रोकना है, और यही एक बयान इस हत्या का सीधा मकसद बन गया। साजिश के मास्टरमाइंड शिवरासन ने हमले के लिए व्यवस्थित रूप से 3 तरीकों पर विचार किया। पहला था नारियल बम का इस्तेमाल, दूसरा था दूर से एक स्नाइपर हमला, और तीसरा विकल्प था सुसाइड बॉम्बर। आखिर में उसने सबसे सटीक और विनाशकारी तरीका चुना, एक सुसाइड बॉम्बर का। इस हिट स्क्वाड की तैयारी देखिए कितनी बारीक थी। टीम में शिवरासन, बम विशेषज्ञ मुरुगन और सुसाइड बॉम्बर धनु व सुभा शामिल थीं। वीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल को करीब से समझने के लिए इन्होंने बाकायदा वीपी सिंह की एक रैली में रिहर्सल तक किया। और हाँ, इस पूरी घटना की तस्वीरें लेने के लिए हरिबाबू नाम के एक स्थानीय फोटोग्राफर को 50,000 रुपये भी दिए गए थे। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे दुखद और अंतिम पड़ाव पर, श्री पेरम्बदूर के मैदान में होने वाली वो आखिरी चुनावी रैली। उस रात मैदान में 300 पुलिस वाले तैनात थे। एक खास रेड कार्पेट वीआईपी एरिया बनाया गया था जिसमें सिर्फ 23 लोगों की लिस्ट थी जिन्हें मंच से पहले स्वागत करना था। लेकिन इतनी भारी भीड़ और मैदान के लेआउट की कमियों ने हमलावरों को आसानी से छिपकर उस वीआईपी क्षेत्र तक पहुंचने का मौका दे दिया। सुसाइड बॉम्बर धनु ने अपने कपड़ों के नीचे जो जैकेट पहनी थी वो कोई आम जैकेट नहीं थी। उसे बेहद चालाकी से डिजाइन किया गया था और उसमें एक डुअल ट्रिगर सिस्टम लगा था। इसका मतलब था कि विस्फोट तभी होगा जब जानबूझकर 2 अलग-अलग बटन एक के बाद एक दबाए जाएं। गलती से फटने का कोई चांस ही नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। धनु भीड़ का फायदा उठाकर वीआईपी एरिया में घुस गई। जब सब इंस्पेक्टर अनुसुईया को शक हुआ और उसने धनु को रोकना चाहा तो खुद राजीव गांधी ने ही बीच बचाव करते हुए कहा कि उसे आगे आने दे। धनु आगे बढ़ी, उन्हें माला पहनाई, पैर छूने के लिए झुकी और तभी उसने अपनी जैकेट के दोनों बटन दबाकर खुद को उड़ा लिया। उस एक जोरदार धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां मौजूद 15 और निर्दोष लोगों की भी जान चली गई, जिनमें पुलिसकर्मी और आम लोग शामिल थे। इस भयानक तबाही के वो आखिरी चंद पल हमेशा के लिए उस कैमरे में कैद हो गए जो वहां मारे गए फोटोग्राफर हरिबाबू के पास से बाद में बरामद हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर गूंजता है। जरा सोचिए, अगर शाम 4 बजे दूतावास में आई उस धमकी भरी कॉल को एक मामूली फेक कॉल समझकर नजरअंदाज न किया गया होता तो क्या होता? कैसे खुफिया तंत्र की एक छोटी सी चूक भी पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। ये घटना उसका सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण है।